नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम पटेल संदेश कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में वर्णमाला को लेकर चल रहे थे। तो वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन का एक सामान्य परिचय आपको कराया था। तो अब इसी क्रम में हम देखेंगे वर्णमाला का ये जो स्वर और व्यंजन है, तो इन्हीं स्वरों और व्यंजनों का अब हम इस वीडियो में उच्चारण स्थान जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका उच्चारण स्थान है, ये दो तरीके से हम जानेंगे। एक तो उच्चारण स्थान आपका आ जाता है स्थान के आधार पर, और दूसरा इसमें बताया जाता है प्रयत्न के आधार पर। तो वर्णों का उच्चारण स्थान हम दो तरीके से जानेंगे, एक स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। तो सबसे पहले वर्णों का उच्चारण स्थान हम किसके आधार पर जानेंगे? स्थान के आधार पर। तो ये हमारे हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो मतलब एक तरीके से यूँ कहें तो फिक्स होता है। इनको हम इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब आइए इसी क्रम में हम देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान हम कैसे जानेंगे। तो हमारे जो मूल उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, इसी के आधार पर इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सरलता से, बहुत आसानी से इसको आप जान सकते हैं, क्योंकि आप पहले से सब कुछ जानते हैं। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो आप जानते हैं उसी चीज़ को अपने तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप वीडियो को देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो एकदम आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो स्थान के आधार पर देखेंगे तो पहला इसका स्थान हम बताते हैं आपको कंठ, तालु, तीसरा आपका आ जाता है मूर्धा, चौथा आपका आ जाता है दंत, पांचवा आपका आ जाता है ओष्ठ। ये 5 हमारे मूल उच्चारण स्थान हैं। कंठ हमारा कहाँ है? कंठ हमारा यहाँ, ये गले का जो भाग है, यहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वो कंठ की श्रेणी में आता है। तालु क्या है? कंठ के ऊपर वाला जो भाग है, गले की जो पाइपलाइन है, इसके पीछे वाला जो भाग है, इसके पीछे वाले भाग में हम देखते हैं कि पीछे वाले भाग को ही हम तालु के रूप में कहते हैं। और फिर जब उसके आगे चलेंगे तो उसके जो ऊपर वाला भाग होता है, ये जीभ के ऊपर वाला भाग, उसे हम मूर्धा के रूप में जानते हैं। और दंत तो हमारे दांत हैं, और फिर ओष्ठ, ये हमारा ओठ है। तो ये 5 मूल हमारे उच्चारण स्थान हैं। अब इनमें देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं हम लोग जब, तो पहले लिखते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ये एकदम यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो सीधा सीधा क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान कंठ है। कैसे है? जब हम क का उच्चारण करते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गले से हवा बिना किसी रुकावट के, मतलब जीभ इनका जब उच्चारण करती है, जीभ के सारे जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये बिना कहीं रुके सीधे मुंह से निकल जाते हैं। हाँ, नाम मात्र का हल्का फुल्का जीभ इधर उधर अगर कहीं स्पर्श करे तो अलग बात है, थोड़ा बहुत किसी का कर सकता है, क्योंकि सबके गले की बनावट जो होती है एक जैसे नहीं होती, थोड़ी भिन्नता आ सकती है। जैसे हम बोल के करते हैं, तो हम बोल रहे हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंग। सामान्य रूप से जैसे बोलचाल में हम लोग बात करते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ। ओठ हल्का फुल्का कभी थोड़ा बहुत छूता है, नहीं तो जीभ से ये वायु सीधे गले से बाहर निकल जाती है, कहीं स्पर्श नहीं कर सकती है। तो क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। हम जब बोलते हैं च, छ, ज, झ, ञ, तो ये जो हमारी जीभ होती है, ये गले का जो पीछे तालु वाला भाग है, गले की जो पाइपलाइन है, वहाँ हल्का स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम क्या रख देता है? तालु। और ये तालु उच्चारण स्थान है, तो इसे तालव्य भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं मूर्धा। मूर्धन्य में आपका आ जाता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये 5 वर्ण इसमें आते हैं। जब हम ट, ठ, ड, ढ, ड़ बोलते हैं तो इनको बोलते समय हमारी जीभ जो होती है वो ऊपर मूर्धा की तरफ स्पर्श करती है। दांत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े के थोड़ा सा ऊपर वाला जो भाग होता है, वहाँ जाके जीभ ऐसे टकराती है। ट, ठ, ड, ढ, अड़। जीभ बिना ऊपर छुए अगर आपको हम कह दें कि ट, ठ, ड, ढ, अड़ बोलिए, तो शायद आप नहीं बोल पाएंगे। तो
इसको पहचानना सबसे आसान है। अब आप बोल के देख लिए, ट ठ ड ढ अड़, ठीक। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? मूर्धा। अब उसी तरीके से आगे आता है त थ द ध न। इन 5 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है दंत है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो दांत से स्पर्श करती है। हाँ, तो यहाँ कह रहे थे कि त वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। जब हम त थ द ध न बोलते हैं तो ये बोलते समय हमारी जीभ होती है वो दांत को जाकर स्पर्श करती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या बताया गया? दंत। बिना दांत को स्पर्श कराए जीभ के द्वारा हम त थ द संभवतः नहीं बोल पाएंगे, ठीक। तो ये भी आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद आपका आता है प वर्ग, तो इसमें आता है प फ ब भ म। ये 5 वर्ड आते हैं। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो दोनों ओंठ होते हैं वो सट जाते हैं। बिना दोनों ओंठ को सटाए इनका उच्चारण हम कर ही नहीं सकते हैं। बिना ओंठ सटाए अगर एक बार आपको करना हो आप करके देखिए, नहीं होगा। प फ, अब बिना ओंठ सटाए हो नहीं होगा। तो सीधे सीधे इतना हम वर्णमाला में जब पढ़ते हैं तो यही आता है क से लेकर म तक। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म। आपको कुछ चीज़ याद हो चाहे न याद हो, लेकिन इतना तो व्यवहारिक रूप से आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए चले आए, एकदम इसी क्रम में है। इसका क्रमबद्ध आप इसी क्रम में जान लीजिए। आपको बोल के आता है या और किसी तरीके से आप सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है मत आए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आसानी से कैसे आएगा? जैसे क ख ग इतना आप लिख लीजिएगा। हर 5 के आगे सीधे एक क्रम आप देख लीजिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसी क्रम में आप दिन 25 तो आपके सीधे ऐसे हैं। चाहे आप बोल के इनको आप पता करिए, चाहे इस तरह से लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, सीधे सीधे 5-5 का ये क्रम है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं और हमारे जो व्यंजन वर्ड है, तो उसके बाद हमारा आता है य। तो जब हम बोलते हैं य बोलते समय हमारी जीभ नीचे तालु, जीभ जो होती है वो तालु से इधर स्पर्श करते हुए निकालती है। तो जो य होता है वो हमारे किस में आ जाता है? तालु में आता है। फिर उसके बाद आता है र। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? मूर्धा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ल आ जाता है। तो ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। जब हम बोलते हैं ल तो जीभ ऊपर वाले दांत को स्पर्श करती है। अब फिर उसके बाद वर्ण आता है य र ल व के बाद, य र ल के बाद व। अब व का उच्चारण स्थान देखेंगे, और वैसे अगर हम व बोलें तो हमको क्या लगता है कि व का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो सही बात है, व का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, लेकिन पूरी तरीके से ओष्ठ नहीं है। तो इसमें 2 उच्चारण स्थान शामिल हो जाते हैं। इसमें आपका आ जाता है दंत प्लस ओष्ठ। क्या आ जाता है? दंत प्लस ओष्ठ। इसमें आपका आता है वो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लोगों को ये समझ में आता है कि व का उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो बात सही है, लेकिन ओष्ठ के साथ साथ इसमें क्या होता है? दंत। तो कभी परीक्षा के ऑप्शन में आ गया तो हम भूलवश ये कर सकते हैं कि ओष्ठ है, लेकिन वो आधी बात होगी, पूरी बात नहीं होगी। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा कि व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, क से लेकर म तक। फिर उसके बाद हमारा य र ल व। अब हम देखते हैं आगे के वर्ण कौन से आते हैं। श। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में सब पूछा गया है। ये एक श आता है, इसका नाम क्या है? तालव्य श। फिर उसके बाद ये श आता है, इसे मूर्धन्य श। और ये वाला श आता है दंत श। एकदम सीधा सा है। क्रम क्या है इसका? आपको अगर कोई चीज़ याद करने की है, रटने की है, तो आप कुछ मत करिए, बस इस क्रम को आप देख लीजिएगा। ये 5 का जो क्रम है, इस क्रम को आप देख लीजिएगा। ये क्रम आपके दिमाग में रहेगा, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगा। तालु से ही करना है, श श श, तीनों से एकदम क्रम से आ जाते हैं। ये तालव्य श है आपका, ये मूर्धन्य श है, ये दंत श है। इसी आधार इसको फिर हम अपनी भाषा में बोलचाल में हम लोग कह लेते हैं कि ये श है, बड़ा श है, फिर ये मूर्धन्य श, ये छोटा श। अलग अलग तरीके से लोग जैसे समझ सकते हैं तो वो समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपका आता है ह। जब हम बोलते हैं ह बोलते हैं तो गले से सीधे हवा निकल जाती है। तो जिनके उच्चारण में गले सीधे हवा बाहर निकल जाती है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ। तो आप देख लीजिए यहाँ 33 जो व्यंजन है हमारे, कितने? 33 व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान यहाँ पर क्लियर हुआ। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर 33 के आगे तो 6 त्रज्ञा भी आते हैं, तो वो संयुक्त वर्ण हैं, तो उनको इसमें नहीं रखा गया। हमारे जो मूल व्यंजन हैं उनको इसमें रख लिया गया। अब बात आती है कि 11 जो हमारे क्या हैं? स्वर हैं। तो अब 11 स्वरों को देख लेते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? स्थान तो यही सब है।
अब इसी के आधार पर तो पहला हमारा जो स्वर होता है अ आ, तो हम बोलते हैं अ आ। इसको बोलते समय गले से जो वायु है जीभ के सहारे एकदम बिना किसी रुकावट के, बिना इधर उधर जीभ को स्पर्श किए ही ये सीधे वायु को बाहर निकाल देती है। तो वह का अ आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा, अ आ। फिर इसके बाद देखते हैं ई आता है, तो छोटी और बड़ी, इसका उच्चारण करने में तालु का प्रयोग होता है। तालु के सहारे इसका उच्चारण क्या आता है? छोटी बड़ी। क्रम से देखिए, पहले अ आया कंठ में, ई, ये क्रम आपके दिमाग में है तो आप कभी गड़बड़ नहीं होंगे। बस क्रम आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप लिखते ऐसे ही हैं। पहले हमने व्यंजनों को बताया, स्वरों को, ठीक। व्यंजन को 33 व्यंजन बताने के बाद हम स्वर की तरफ आए। स्वर देखिए किस क्रम में है, पहले अ आता है तो कंठ में, फिर छोटी बड़ी आती है इसमें, 4 तो ऐसे पता चल गए। फिर उसके बाद आता है उ, साफ साफ पता चल रहा है जब हम उ बोलते हैं तो हमारे ओठ की आकृति थोड़ी बदल जाती है। तो कह सकते हैं कि उ का उच्चारण ओठ के सहारे होता है। तो उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो उ, छोटा उ और बड़ा उ। अब फिर उसके बाद आता है री, तो ऋषि री को हम क्या रखेंगे? ये री का उच्चारण स्थान मूर्धा के सहारे होता है, तो ये मूर्धन्य हो गया। अब उसके बाद अगला जो हमारा स्वर आता है ए ऐ, क्या? ए ऐ, इसका उच्चारण स्थान आपका आ जाता है कंठ और तालु में। कंठ प्लस तालु, कहाँ आ गया? कंठ और तालु, ए ऐ। फिर अच्छा, कंठ तालु के बाद अगला जो स्वर आता है ओ औ, इसका उच्चारण देंगे ओ औ, तो ओठ की आकृति बन रही है और ये गले से निकला। गले से निकलने के बाद ओठ पर आकर आकार बन जा रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान हम समझ लेंगे क्या है? ओ औ। ये भी क्या है? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में हमारा क्या आ जाता है? ओ औ, ठीक। तो ये हमारे 11 स्वर और 33 व्यंजन का ये उच्चारण स्थान है। किसका है? 11 स्वर और 33 व्यंजन का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। फिर संयुक्त रूप से क्या है? दंत ओष्ठ है में व आता है, कंठ और तालु में ए आता है, कंठ और ओष्ठ में ओ औ आता है। 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं जो अन्य जगहों से भी उच्चरित होती हैं, ठीक। अब इसमें हम एक कह सकते हैं कि नासिक के वर्ण, ठीक है, या नासिका कह सकते हैं। तो नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण। अब इसमें हमारा क्या आ जाता है? अंग, इया, ड़, न, म, ठीक। अब उसके बाद अगर 10वें नंबर पर हम बात करते हैं तो 10वें नंबर आपको आ जाता है वर्ष ध्वनियाँ, वर्ष्य, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिए। वर्ष में क्या आता है? स, र, ल, न। ये 4 वर्ण जो होते हैं वर्ष से होते हैं। नासिका और वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। पहले नासिका बात करते हैं। ये जो अंग, इय, ड़, न, म 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, ये जब अपने वर्ग में रहेंगे तो इनका उच्चारण स्थान जैसे क्या है? यहाँ पर अंग है, यहाँ इय है, यहाँ ड़ है, यहाँ न है, यहाँ म है। तो ये अपने वर्ग में रहेंगे तो इनका उच्चारण स्थान यही रहेगा। अगर ये वर्ग से बाहर जाते हैं, अगर ग्रुप में आ जाते हैं साथ में, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे समझा दें कि परीक्षा में अगर ये पूछता है तो ये कई बार यहाँ पूछा हुआ है, कई लोग इसमें उलझ गए हैं कि ये सर कैसे होगा। तो इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे परीक्षा में आपका आ जाता है, ऐसे पूछ दिया अंग, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन में ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। यहाँ दे दिया आपका कंठ, यहाँ दे दिया आपका तालु, और यहाँ आपका दे दिया नासिका, और यहाँ पर आपका दे दिया दंत। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? अब देखिए, वही वर्ण, वही अंग है। अब वही कहाँ आता है? आपका नासिका में भी आता है और वही कंठ में भी आता है। अब दोनों चीज़ आ गया। मान लें सामान्य रूप से ऐसे कोई जाना है, अब ये सोचा कि दोनों आ गया तो कौन सा तय करेगा? वो कहेगा कि क्वेश्चन गलत है, ये विवादित होगा। नहीं भाई, विवादित ये नहीं होगा। यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन ये मान्य पहले क्या होगा? तो पहले मान्य होगा ये कंठ। अब अगर कंठ ऑप्शन में नहीं है तो आपका नासिका हो जाएगा। अगर दोनों रहेगा तो पहले वो अपने वर्ग में आएगा, वर्ग के बाद इसमें आएगा, तो यहाँ क्या होगा? ये होगा। और अच्छा, इसी स्थिति में अगर ये हो जाए, ये अंग और इय,
अगर ये 2 वर्ण हैं या 5 वर्ण आ जाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अब इसका उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से नासिका, कंठ नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर अंग का उच्चारण स्थान इसमें आता है तो ईय का उच्चारण स्थान तो यहाँ आ जाएगा, तो ऑप्शन तो हमको एक ही टिक करना है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि दोनों कहाँ जाएंगे, दोनों नासिका में, और दोनों इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए अभी ये होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, पहले अपने वर्ग में आएगा, अगर अपने वर्ग में नहीं आता है तब ये जो नासिक के है 5 वर्ण, अगर 2 आ गए 5 आ गए तब ये इसमें होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है वर्ष से। तो वर्ष ध्वनियाँ क्या होती हैं, जिनका उच्चारण मसूड़ों के सहारे होता है, जिनका उच्चारण मसूड़ों के सहारे होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ष ध्वनियाँ। ठीक, अब जैसे क्या है श, जब हम बोलते हैं क्या स, तो हम देखेंगे कि श का उच्चारण नीचे वाले दांत और मसूड़े के सहारे होता है। यूँ कह सकते हैं कि दांत और मसूड़े के सहारे जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम वर्ष कह सकते हैं। अब उसके बाद आता है र, तो र भी ऊपर वाले दांत और मसूड़े के सहारे उच्चारित होता है। फिर अगर बात करते हैं हम ल की, ल, ये भी ऊपर वाले दांत और मसूड़े के सहारे होता है। फिर हम बात करते हैं न, तो ये भी ऊपर वाले दांत और मसूड़े के सहारे होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि ये जो ये चारों वर्ण, कहीं कहीं किताबों में अलग अलग ये दिया हुआ है कि र को कहीं माना गया है, कहीं नहीं माना गया है, अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मत दिए हैं। ठीक, तो सामान्य रूप से अगर इसको हम ये कह लें कि न श ल, गायों की एक प्रजाति, गायों की प्रजातियों के बारे में होता है किस नस्ल की गाय है, तो नस्ल शब्द अगर हम ध्यान रखें तो ये 3 वर्ण है। प्रमुखता तो इसको दी गई है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में ये भी मिल जाता है। तो दोनों बातें सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। इसमें से एक आध वर्ण आ जाते हैं, र पर थोड़ा सा डाउट रहता है, कुछ लोग माने हैं कुछ लोग नहीं माने हैं, बाकी 3 को तो सभी लोग माने हैं। तो जिसके हाथ जो लगता है, जो जैसे जानता है वो वैसे बताने का प्रयास करता है। लेकिन आप ये सुन लीजिए, वर्ष ध्वनियाँ क्या है, दांत और मसूड़े के सहारे उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं वो वर्ष की श्रेणी में आते हैं। वर्ष में कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा, कहीं कहीं ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ध्यान रखिए कि जैसे आपका नासिक में 2 जगह आ रहा था, वैसे वर्ष में आप देखिए, वर्ष में क्या देखिए, ये न वर्ण को ही देख लीजिएगा, वर्ष में भी आया है, न नासिका में भी आया है, और न आपका कहाँ आ जा रहा है, यहाँ दंत में भी आ जा रहा है। अगर तीनों ऑप्शन आ जाते हैं तो पहले आप क्या सही करेंगे, ये दंत करेंगे। नहीं नासिका आ जा रहा है तो नासिका में, फिर वर्ष आ जा रहा है तो वर्ष। क्रमिक रूप से आप इसको ऐसे बता सकते हैं। हालांकि तीनों एक साथ तो नहीं देगा, लेकिन अगर देता है तो जिस क्रम में हमने बताया उसी क्रम में आप जैसे आता है वैसे आप बताने का प्रयास करिए। और एक चीज़ उच्चारण स्थान के संदर्भ में, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आप देखिए, ये अंग है, अंग के यहाँ पर बिंदी होता है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये ड है, हिंदी वर्णमाला का क्या है, ड। तो ड पर आप देखिए यहाँ कोई बिंदी नहीं है। ठीक, हाँ, ड पर क्या होता है, ऐसे यहाँ हलंत लग गया। ठीक, ये हलंत लग गया, यहाँ हलंत लग गया, फिर भी यहाँ देखिए इसकी यहाँ बिंदी है और यहाँ ये। तो अंग और ड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो इसको शुद्ध व्यंजन जब बनाना होता है स्वर रहित, तो इसके नीचे हलंत लगाता है। कभी कभी परीक्षा में हलंत लगा के पूछता है, कभी कभी बिना हलंत का पूछता है। तो ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, बहुत सारे लोग गड़बड़ थे, मुझसे ये बात कहे तो मैं उनको ये बात फिर विशेष रूप से आपको भी बता देना चाहता हूँ कि भाई ये अगर आए तो आप यहाँ पर गड़बड़ ना हो। तो बात देखिए इतनी सी है वर्ण के उच्चारण स्थान में, ठीक है, स्थान के आधार पर। तो इनका स्थान फिक्स है, इनके स्थान को आप यहाँ वहाँ नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये जो पफ ब है, अगर इनका उच्चारण स्थान आप सोचे कि नहीं हम इसको बदल देंगे, तो आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो वहीं से उच्चरित होंगे। जब वो वहीं से उच्चरित हो तभी इसका नाम वो रखा गया। एक बार चेक कर लीजिए, ओठ को अगर कंठ से बोलना है तो ओठ मत सटाइए, गले से सीधे निकल जाइए बिना ओठ सटाए। अब हम बोलते हैं ह नहीं बोला जा रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। इनका स्थान फिक्स है। जैसे हमारे ग्रामीण परिवेश में क्या देवी देवताओं का स्थान फिक्स होता है, उसी तरीके से इन वर्णों का उच्चारण स्थान विद्वानों ने मतलब सोच समझकर जांच परख कर फिक्स कर दिया है। और यही सारी चीज़ें परीक्षा में हमसे पूछी जाती हैं। अब ये कितना है, बस थोड़ा सा मात्र है, इसी को पूछा 1 नंबर का पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान। अब पूछा 6 का उच्चारण स्थान क्या है, भ का उच्चारण स्थान क्या है, 4 ऑप्शन बना के, ऑप्शन में आपके यही रहेंगे, मूल रूप से आपके ये रहेंगे, फिर कुछ ये हो जाते हैं। सीधे से मैंने 10 पॉइंट में आपको बताया है, पिछली परीक्षाओं में आप इसको मिला लीजिए, देखिए इतने से ही पूछता है। अब ये भाई आप चाहे जैसे आप जान लीजिए, चीज़ इतनी ही है, 3-4 बार आप लिख लीजिए ऐसे बोल बोल के, या जैसे बहुत से लोगों को तो बहुत आसानी से आ जाता है, बहुत से लोगों को बहुत कठिनाई से आता है। इसको हम कोई नहीं दिए, बस इनका हम एक नाम दे दिए हैं, स्थान के आधार पर वर्ण का उच्चारण स्थान। तो 10 स्थान हमने बताया है, 10 स्थान में चीज़ें यही हैं, 11 स्वर और
11 स्वर और 33 व्यंजन है, उन्हीं को हमने यहाँ पर रखा है। कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको ये जाने हैं। ठीक है, इसको अगर आपको नोट करना है, देख लेना है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, या जिस तरीके से आप अपनी मतलब इसको आप करना चाहें कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। और यहाँ से निश्चित रूप से परीक्षा में अगर आप 1-2 परीक्षा दिए होंगे हिंदी की, तो उसमें यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब आगे। हाँ तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। हम लोग स्थान के आधार पर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम प्रयत्न के आधार पर देखते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होता है, तो यहाँ अब इसको हम बना लेंगे ऐसे, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर वर्ण वही है, 11 स्वर और 33 व्यंजन, उन्हीं को हम प्रयत्न के आधार पर कैसे, इसको 3 भागों में प्रयत्न के आधार पर बांटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला आपका है श्वास की मात्रा, श्वास की मात्रा के आधार पर, और दूसरा हमारा आता है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। फिर तीसरा हम देखेंगे जिह्वा या अन्य अवयवों के स्पर्श के आधार पर। तो देखिए प्रयत्न के आधार पर ये 3 तरीके से वर्ण का उच्चारण बताया गया। श्वास की मात्रा के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, जिह्वा या अन्य अवयवों के स्पर्श के आधार पर। तो हम सबसे पहले यहाँ पहले का देखना शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा आता है, यहाँ हम देखेंगे श्वास की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्णों का उच्चारण है प्रयत्न के आधार पर, ये 2 तरीके से है। तो पहला है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा आता है इसमें महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण में क्या आता है, वही 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो अल्प प्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में गले से जो श्वास की मात्रा होती है वो अल्प होती है, थोड़ी होती है, थोड़ी निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। और जिन वर्णों के उच्चारण में गले से श्वास की मात्रा ज़्यादा निकलती है, अर्थात उसमें हकार की जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण। तो यहाँ पर सीधे लिखा है श्वास, तो यहाँ अल्प है, यहाँ महा। अल्प माने थोड़ा, महा मतलब ज़्यादा के लिए आता है। तो इसमें वर्ग का क्या आता है, वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और य, र, ल, व। अच्छा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर जो होते हैं इसी में आते हैं। क्या? सभी स्वर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकता है कि सर 1 3 5 का मतलब क्या है, तो 1 3 5 का मतलब इसको हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, च, छ, ज, झ, ञ। फिर यहाँ है ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर यहाँ पर हमारा है त, थ, द, ध, न। फिर यहाँ पर प, फ, ब, भ, म। अच्छा, ये जो हमारा वर्गीय व्यंजन है, क्या है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में देखिए 5 वर्ग हैं, एक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हर वर्ग में 5 वर्ण है, तो सबका स्थान और क्रम निर्धारित है। तो ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ है, ये पंचम वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तो पहले में आपका क्या आ जाएगा, ये। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तीसरे में आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, और पांचवें में आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 3 5। ठीक, तो
1 3 5 हमने यहाँ लिखा है। अब लिखने के लिए तो हम यहाँ पर 15 वर्ण लिख सकते थे। आपको कह सकते थे कि क च ट त प ग ज ड द ब अंग इ ड़ न म। भाई हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाते पढ़े हमारे व्यवहार में है तो हम फटाफट बोल ले रहे हैं, कह ले रहे हैं। लेकिन आप लोग पहली दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे होंगे तो आपके व्यवहार में ऐसे नहीं होगा। तो शॉर्टकट आप सुन लीजिए, ये कभी आप चेंज नहीं करेंगे। जब भी लिखते हैं इसी क्रम में क ख ग घ अंग च छ ज। किसी छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे कि चलिए व्यंजनों को बताइए तो इसी क्रम में सुनाएगा। ये क्रम कभी बदल नहीं रहा, आपके दिमाग में भी ऐसे फीड होगा। किसको कुछ नहीं आता होगा फिर भी इतनी बात तो एकदम फिट होगी कि क ख ग घ अंग इसी क्रम में बोलेगा। तो क्रम और स्थान इसका निर्धारित है, तो उसी क्रम में आप 5 वर्गीय व्यंजन है। क वर्ग का ये पूरा क च ट त प पहला, फिर ग ज ड द ब अंग इ ड़ न म। तो सीधी सी बात है, इतनी है। फिर उसके बाद जो आपके अंतस्थ वर्ण है य र ल व, ये 4 हो गए। 11 जो स्वर है सब इसके अंदर आते हैं। ठीक। अच्छा, अल्प प्राण के बाद इसको जानने का और एक सरल तरीका है। आप ये सोच लीजिएगा कि यही 11 स्वर और 33 व्यंजन की बात पर बात कर रहा है। तो 11 स्वर और 33 व्यंजन में से तो 11 स्वर को तो पूरा इसमें ले लिया है, बाकी व्यंजन की बात बची। तो व्यंजन में तो ये 15 वर्ण इसमें आ जाएंगे, 15 4 19। बाकी जो बचेंगे व्यंजन वो सब के सब कहाँ आ जाएंगे, महाप्राण में। अगर इसके आधार पर हम लोग हैं वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां हुआ है तो बचा क्या है, एक दूसरा आपका बचा है, एक चौथा बचा है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। और तो क्या बचा हुआ है, श श श ह। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। ठीक। अब आप देखिए अंतस्थ वर्ण इसमें आते हैं, ऊष्म व्यंजन इसमें आते हैं, अलग अलग हो गए। और निश्चित रूप से परीक्षा में जो हमने स्थान के आधार पर बताया है वर्णों का, वहाँ से या अल्पप्राण महाप्राण या इसके बाद वाला जो टॉपिक बताते हैं वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। मैं देखिए यहाँ कोई प्रश्न लिख नहीं रहा हूँ, प्रश्न हल नहीं करा रहा हूँ, बस आपको विषय वस्तु की एक सामान्य सी सरल शब्दों में जानकारी करा रहा हूँ। बस आप इस वीडियो को अगर ऐसे देख ले रहे हैं, फिर कभी पेपर या किताब उठाइएगा जिसमें प्रश्न दिए होंगे, देखिए यहाँ से प्रश्न आते हैं कि नहीं। चीज़ें यही हैं। देखिए बात ये होती है कभी कभी कि प्रैक्टिस की बात होती है। तो अगर आपको मूल चीज़ पता है, मूल चीज़ को आपने पढ़ा है, जाना है, तो आपको हज़ारों क्वेश्चन आपके सामने अगर वहाँ से आते हैं तो आप सब हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मूल चीज़ जानी नहीं है और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत कम आएगा। कारण ये है कि आप एक बार वो प्रश्न के सामने देखे हैं, बस उतनी ही चीज़ जाने हैं। लेकिन अगर मूल चीज़ जाने हैं तो उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आएंगे या हज़ारों क्वेश्चन आएंगे तो आप पूरा हल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा एक निवेदन आपसे रहता है कि पहले विषय वस्तु को आप जानिए, मूल चीज़ उसका क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक। आइए इसके आगे वाला जो भाग है ये दूसरा। ठीक। दूसरा हमारा है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। अब ये हम यहाँ पर दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह बहुत लेता है, लिखने में समय लगता है। अब हम सीधे सीधे दूसरे नंबर का यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर ये दो प्रकार के हैं। एक तो आपका आ जाता है अघोष और दूसरा आपका आ जाता है घोष। ठीक। और घोष को सघोष भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, घोष का मतलब क्या होता है, ध्वनि, नाद, आवाज़, कंपन। ठीक। तो अब अघोष इसमें है तो घोष के आगे अ उपसर्ग को लगा दिया है। अ का जो अर्थ माना जाता है, अर्थ तो नहीं होता लेकिन जिस अर्थ में लिया जाता है न या नहीं के, तो अघोष मतलब यहाँ ध्वनि क्या है, नहीं है, आवाज़ नहीं है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिनको बोलते समय केवल श्वास की मात्रा निकलती है, कोई कंपन नहीं होता है, हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में गले की जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें कंपन या झनकार नहीं होता है, उसे अघोष कहते हैं। इसमें केवल श्वास की मात्रा का प्रयोग होता है, मतलब श्वास आएगी जाएगी और कोई यहाँ कंपन नहीं होगा। ऐसे हम लोग घरों में रहते हैं तो घरों में क्या होता है, कुछ लोग आते हैं तो पता चल जाता है कि आ गए हैं, कुछ हरकत होने लगती है। लेकिन घरों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आएँ चाहे जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही अघोष वर्ण क्या है कि वो चाहे आएँ चाहे जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल सांस की मात्रा आने जाने का बोध होता है, कोई कंपन और कोई झनकार नहीं होगा। तो अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और ये श और ये श, इतने वर्ण क्या होते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आता है घोष वर्ण या सघोष कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सीधी सी बात है कि अघोष में आपने इनको जान लिया, जो बचते हैं सबको सघोष में या घोष में कर दीजिए। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर य, र, ल, व, और इसके बाद एक वर्ण यहाँ नहीं ह लिखा हुआ, ह इसके अंतर्गत आ जाता है, और स्वर। ठीक।
ये इतने वर्ण क्या आते हैं घोष में। और निश्चित रूप से ये जो अल्प्राण महाप्राण है, अघोष और घोष है, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप पेपर देख के मिलाइएगा कि ये वाकई में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम तीसरे क्रम पर आएंगे। ये जो दिया है जिह्वा या अन्य अवयवों के स्पर्श के आधार पर, तो इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। ये तीसरे का, इसका ये तो हम नहीं लिखेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो हम लिख दे रहे हैं। तो पहला इसके अंतर्गत आता है स्पर्शी, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है संघर्षी, और तीसरा आपका आ जाता है स्पर्श संघर्षी, और चौथा हम रख सकते हैं पार्श्विक। पांचवा हम कह सकते हैं लुंठित या प्रकंपित। अब एक इसके अंतर्गत तो नहीं, लेकिन हम फिर यही रख दे रहे हैं काकल्य वर्ण। अक्सर ये परीक्षा में पूछा हुआ है एक आध दो बार, तो काकल्य वर्ण, ठीक है। जो हमारी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है वही यहाँ पर क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये क से लेकर म तक जो 25 वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्शी। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे यहाँ वहाँ ऊष्म व्यंजन है श श श ह, वो यहाँ पर क्या कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं। तो ये क्या है, श श श और ह, ये हो गए। फिर उसके बाद स्पर्श संघर्षी। अब ध्यान दीजिए, स्पर्शी और संघर्षी, तो इनको क्या कहा गया, दोनों को जहाँ मिला गया। तो ऐसे वर्ण जो स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी, इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। तो इसमें आपका जाता है च, छ, ज, झ। कहीं कहीं किताबों में ये 5 बताया गया है। कितना बताया गया है, 5। तो इयों को भी रख दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों ने क्या है, इन 4 को माना है। अगर बहुमत की बात कही जाए तो अगर 20 लोगों ने 5 को माना है तो 80 लोगों ने इसको माना है। तो इसके आधार पर हम इन 4 पर बात करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यह सबके व्यवहार में नहीं होता, ये हम लोगों को पढ़ने में नहीं आता है। स्पर्श से स्पर्शी हम लोग जान गए और उसमें से संघर्षी जान गए, लेकिन स्पर्श संघर्षी कौन होते हैं, परीक्षा में मैंने देखा है, एक आध बार पूछा है, ये जगह के बारे में पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये परीक्षक भी सोचता है कि क्या पूछें, बच्चे तो सब पढ़ने वाले हो गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ पूछ लें कि जो इनको न आता हो। ठीक, तो चीज़ यही है, इसी को घुमा फिरा के पूछता है। और दूसरा प्रश्न ये यहाँ से एक बार मैंने देखा, एक बार क्या कई बार पूछा हुआ है, पार्श्विक वर्ण। पार्श्व का अर्थ क्या होता है, बगल। तो इसके अंतर्गत आपका जो वर्ण आता है वो है ल। फिर उसके बाद लुंठित या प्रकंपित, इसके अंतर्गत र। काकल्य वर्ण के अंतर्गत आपका आता है ह। अब पार्श्विक का हम देख लेंगे मतलब कैसे। पार्श्व का अर्थ है बगल, तो इसके अंतर्गत ल को रखा गया है। अच्छा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जैसे कि ल का हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, तो जीभ जैसे ल, तो ऊपर वाले मसूड़े से ल ऊपर वाले मसूड़े से जाके ऐसे टकरा जाती है दांत और मसूड़े से। तो जब यहाँ रुक जाती है तो हवा इसके अगल बगल से पास होती है। तो हमने देखा कि इस तरह से तो और वर्णों में ऐसे होते हैं, लेकिन स्पेशली विद्वानों का अपना कुछ मत रहा जिस उसमें ल को ही उन्होंने रखा। तो हम ये जान लेंगे कि पार्श्विक वर्ण क्या होता है, ल। उन्होंने जैसे बताया है, हमको बहुत अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे उन्होंने बताया वैसे जान ले, मान ले, जो समझाया बताया जा रहा है उसके आधार पर, क्योंकि परीक्षा में इसी आधार पर पूछा जाएगा पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ल। हमसे ही नहीं पूछेगा पार्श्विक वर्ण होता क्या है, वो तो हम अपने जानने समझने के लिए। तो चीज़ें यही हैं। फिर आगे दें लुंठित या प्रकंपित। तो र के लिए कहा गया है लुंठित या प्रकंपित, क्योंकि र का जब हम उच्चारण करते हैं तो आप देखिए, हम कुछ वर्ण बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, जैसे हर, फर, या हम सामान्य रूप से अगर बोले र, तो जीभ का अगला भाग जो होता है वो कंपन करता है, इसीलिए ये इसको प्रकंपित कहते हैं। फिर लुंठित, अब जैसे र, तो जब र की ध्वनि मुंह से निकलती है तो जब ये कंपन करती है तो जैसे लग रहा है सीढ़ी से कोई चीज़ लुढ़कते हुए गिर रहा है। अब लोटे को ही सीढ़ी से गिरा दिए तो कैसे लुढ़कते हुए जाता है, तो लुंठित जो लुढ़कते हुए, तो र का उच्चारण जो होता है यहाँ कुछ लुढ़कते हुए होता है और कंपन करते हुए, इसलिए इसका 2 नाम हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। कभी कभी हमने देखा है कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, पार्श्विक में र को करते हैं और लुंठित में ल को कर देते हैं। ठीक, र को सोच समझ के कि आप बोलिए र बोलते हैं तो कंपन हो रही कि नहीं जीभ में, तो प्रकंपित है, और जब निकल रही है तो लुढ़कते हुए जैसे निकल रहा है, तो इस आधार पर इसको। और काकल्य वर्ण किसको कहा जाता है, ह को कहा जाता है।
ठीक है। तो अब दोस्तों एक चीज़ बहुत बढ़िया है इसमें कि आप ये श्वास की मात्रा के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण ये 2 चीज़ देखेंगे, और स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर ये 2 चीज़ है, जीवा या अन्य अवयवों के स्पर्श के आधार पर ये आप 6 को आप देख लीजिएगा। इन 6 को अगर लिखने और लाइन की बात होती है तो छोटा छोटा अगर लिखा जाए तो बहुत मात्र, जैसे कि इतने में ही हम सब कुछ लिख डालेंगे, और इतनी छोटी चीज़ें हमको 2-3 नंबर देके जाती है। आप पिछला 2 वीडियो हमने वर्णमाला पर ही बनाया है, और कुल मिलाकर 3 वीडियो हमने बनाया है। इन 3 वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, और उसके बाद कोई भी किसी का, पुलिस का है या लेखपाल का है या एसआई का है या अन्य कोई परीक्षा है, यूपी टेट है या सुपर टेट है, और या इससे रिलेटेड और जो भर्तियां होती हैं जिसमें हिंदी आता है, वहाँ से देख लीजिएगा वर्णमाला से इस पढ़ाए हुए में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा कुछ और इस चैप्टर में कुछ जटिल और दुरूह चीज़ें हैं, तो हम समझते हैं कि उसको बताने से पहले जो सीधे सीधे सरल सरल चीज़ें हैं वो आपके बीच में रख दे, एकदम क्रीम चीज़, जिसको पढ़ के जान के आप आसानी से नंबर उठा सकें। ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबें बहुत है, वो अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा। हमने एकदम सरल सरल चीज़ आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। साथियों, इन सब चीज़ों को बताने के दौरान हो सकता है हमसे कहीं का त्रुटि भी हो गई हो, अब हमको यहाँ बोर्ड पर बताते समय न ध्यान में आया हो। अब ये कोई क्लास तो कक्षा वाला है नहीं कि अब किसी से कोई गलती है तो बोल दे कि सर ये है। अगर कोई त्रुटि होगी तो साथियों कमेंट में आप कहिएगा। और आज के लिए इतना ही, और ये एक तरीके से हम कहेंगे वर्णमाला का एक शार्ट संक्षेप और परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक था, और इसको आप 1 बार 2 बार वीडियो घुमा फिरा के देख के अपने चिंतन मनन करके उसमें रखेगा। और आज के लिए इतना ही। बस आपसे साथियों एक चीज़ का निवेदन है, देखिए जिस परिस्थिति में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम निरंतर चलते रहेंगे। क्यों चलते रहेंगे? क्योंकि हमारी एक सोच है कि अगर भर्ती अभी नहीं आ रही है, रुकी हुई है भर्ती, ज्यों ही ये लॉकडाउन पूरी तरीके से समाप्त होगा त्यों ही सरकार हरकत में आएगी और वो भी कुछ न कुछ करना चाहेगी, तो वैसे ही भर्तियों का आना शुरू हो जाएगा। और अगर भर्तियां वैसे आ जाती हैं और अगर हमारी पढ़ाई बीच में अवरुद्ध रहेगी और वहाँ से फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। और लेकिन जो लड़के इस लॉकडाउन की, जो बच्चे इस लॉकडाउन की परिस्थिति में निरंतर पढ़ाई अपना जारी रख रहे हैं तो हमसे कहीं आगे निकल जाएंगे। तो हमारा सीधा सा फार्मूला है, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को एकदम कंप्लीट रखिए। भर्ती जैसे आए आप वैसे ही एकदम फुल प्रदर्शन करिए और नौकरी अर्जित कर लीजिए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। बस अगर कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि कोई त्रुटि होगी तो आप ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो इसके साथ हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार साथियों।